Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in BHU 2017 Optics, Electronics, Solid State Physics and Mathematical Physics Solution Series। ठीक है, तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हैज 3 RC सर्किट, 3 LC सर्किट्स, 80 टाइप सर्किट और ए पाई टाइप सर्किट। दोस्तों कह रहा है कि जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें इनमें से उसके बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आपने फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ा होगा तो ये रहा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे 3 RC सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम से ही हमें इसका आंसर पता चल गया। और इन RC सर्किट का दोस्तों काम होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करना। तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 RC सर्किट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure given below shows the density of electron states versus energy for a free electron gas. For a free electron gas, density of state और एनर्जी का एक ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सिस्टम कैसा है। दोस्तों डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी का अगर आप डिपेंडेंस देखेंगे डिफरेंट डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो दोस्तों 1 डायमेंशनल सिस्टम में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो एनर्जी के साथ -1/2 के रूप में वेरी करता है। और जो 2D होता है उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि e⁻0, यानी कि एनर्जी पे डिपेंड है डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर ए 2 डायमेंशनल सिस्टम। और फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम ये डिपेंड करता है e⁻+1/2। दोस्तों अभी जो हमारा ग्राफ दिया है उसमें ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है और ये इधर एक्स एक्सिस में एनर्जी है और वो कुछ इस तरह डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, ये जो है हमारा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1/2। अब अगर हम एनर्जी का वैल्यू को यहाँ बढ़ाते जाएंगे दोस्तों तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये टर्म बढ़ते जाएगा लेकिन ओवरऑल ये टर्म घटते जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ई को बढ़ाएंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट घटते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट घटते जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन ग्राफ किसका है। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ाएंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट घटते जाएगा, क्योंकि इस 1 डायमेंशनल में जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1 डायमेंशन। नेक्स्ट जो द स्पेसिफिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस, ये एमटी का क्वेश्चन है, छूट गया था, मैं बता देता हूँ। जो स्पेसिफिक इम्पिडेंस होता है दोस्तों फ्री स्पेस का वो होता है 377 ओम अप्रॉक्सीमेटली होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TFR में भी पूछा गया था, तो आप इसको याद रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। द डिस्टेंस बिटवीन 100 प्लेन्स इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विथ यूनिट सेल साइड एज। दोस्तों सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल दिया हुआ है और हमें 100 प्लेन्स के बीच का सेपरेशन बताना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। बहुत सारे 100 प्लेन्स इस तरह से रखे हुए हैं, उनके बीच का इंटर सेपरेशन बताना है। और जो साइड लेंथ है सिंपल क्यूबिक क्यूब का उसका वो ये है एज लेंथ। ठीक है, जिसको लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं। तो फॉर द सिंपल क्यूबिक सिस्टम जो हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है DH/L वो होता है a/√h² + k² + L², जहाँ पे h/k/L क्या है दोस्तों, हमारा जो प्लेन्स है उनका मिलर इंडिसेस है, और हमारा a क्या है दोस्तों, एज लेंथ है। तो DH/L इंटरप्लेनर सेपरेशन फॉर सिंपल क्यूबिक विथ साइड ए, गिवन दैट अभी जो हमारा प्लेन है 100 है, यानी h/k/L का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू 1, k का वैल्यू 0, L का वैल्यू 0। दोस्तों इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे DH/k/L यानी कि D100, और इसको जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a/√1² + 0² + 0² यानी कि a आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा 100 प्लेन के बीच का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दोस्तों कितना आ रहा है, a आ रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। r⁴n एंड देन वेक्टर r इज सोलेनोइडल 4। दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है r⁴n और फिर वेक्टर r,
ये दोनों इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हैं, आर का पावर एन है और फिर ये वेक्टर आर है। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कब सोलेनोइडल होगा, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि कोई भी वेक्टर फंक्शन आप उसका अगर डाइवर्जेंस जीरो हो जाए तब वो सोलेनोइडल होता है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं आर टू द पावर एन और आर, इसको हम लोग ए मान लिया, लेट ए इक्वल टू आर टू द पावर एन एन इंटू आर, जहाँ पे आर पोजिशन वेक्टर है। तो आइए थोड़ा इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यहाँ पे जो आपको आर दिख रहा होगा सिंपली आर, ये तो वेक्टर आर है और ये सिंपली आर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पूरा का पावर रूट यानी कि पूरा का पावर हाफ हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आर निकल गया। और अगर आर का पावर एन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन हो जाएगा, और पहले से 1/2 है तो एन इंटू 1/2 यानी n/2 हो जाएगा, यानी कि ये आर का पावर एन कुछ इस तरह बन जाएगा। और ये वेक्टर आर को भी अगर हम लोग लिख दें तो कुछ इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, यानी ये पूरा वेक्टर ये मान लिया हमने जो गिवन सिचुएशन है। अब इसका अगर डाइवर्जेंस जीरो हो जाए दोस्तों, तो देखना है कि किस एन के वैल्यू के लिए डाइवर्जेंस जीरो होगा, वही एन का वैल्यू होगा। तो आइए देखते हैं प्रोसेस। If divergence of A is 0, then the vector is solenoidal। दोस्तों हमारा डाइवर्जेंस ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। और डाइवर्जेंस ले रहे हैं हम किसके साथ, डॉट ले रहे हैं ए वेक्टर के साथ, जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब दो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्स वाला एक्स आई कैप के साथ होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जे कैप के साथ होगा, और के कैप के साथ होगा, और साथ में ये जो फैक्टर है दोस्तों ये सबके तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो कॉमन टर्म है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि आई कैप कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। और ये बचा डो बाई डो एक्स, और ये साथ में क्या बचा एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2। उसी तरह से सिमिलरली डो बाई डो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 एंड थर्ड कंपोनेंट एंड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। थर्ड डो बाई डो जेड वाला है, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर n/2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कंपोनेंट डो बाई डो एक्स वाला को सॉल्व करेंगे और सिमिलरली वाई और जेड का हम लोग रिजल्ट को लिख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। एक्स को आप यू मान सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 को आप भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक्स को रख लीजिए और इसका कीजिए, तो n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 माइनस 1, और फिर अंदर में कीजिएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में, और बाकी का 0 हो जाएगा। और साथ में जब सेकंड पार्ट में कीजिएगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 रह जाएगा, प्लस डॉट 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 वाई वाला इसी तरह होगा प्लस जेड वाला, और इज इक्वल टू 0। फाइनली दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, और सिमिलरली वाई और जेड कंपोनेंट को भी देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, जिस तरह से एक्स कंपोनेंट है उसी तरह से वाई और जेड कंपोनेंट को भी लिख लिया। जैसे देखिए एक्स कंपोनेंट क्या क्या आया, 2x xn/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर -1 प्लस 1। तो हमने भी देखिए क्या लिख लिया, प्लस वन तीनों का, यहाँ भी एक +1 आएगा, वाई और जेड दोनों में एक एक +1 आएगा, और एक्स कंपोनेंट में +1 है तो +3 कर दिया। प्लस ये देखिए 2 2 कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर एन, देखिए 2 2 कट गया, एक्स स्क्वायर एन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 2 कट गया तो वाई स्क्वायर एन, और ये उसी तरह 2 2 कट गया तो जेड स्क्वायर एन, और ये तो ये हमने वाई और जेड कंपोनेंट को भी यहाँ पे फिल कर दिया। और 1 1 1 +1 आ रहा था एक्स कंपोनेंट में, तो जेड और एक्स वाई और जेड में भी आएगा +1 तो +3, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। और भी जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। आप देखिए इस टर्म को कॉमन ले चुके थे, अब इसको भी कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चूँकि नॉट इक्वल टू 0 होगा, या बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं उधर चला गया 0 हो गया।
लेकिन बेसिकली वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो आगे प्रोसीड करेंगे। ये टर्म भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये देखिए कॉमन ले रहे हैं इसको हम, यहाँ से बचेगा यहाँ पे ये लाइक दिस। तो यहाँ से अगर एन कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बचेगा। तो चूँकि ये जीरो के बराबर -3 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये जो हमारा एन है दोस्तों, ये हमारा -3 के बराबर हो सकता है। क्योंकि ये क्या है, एक्स² प्लस वाई² प्लस जेड² है दोस्तों, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। -3 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर करेंगे, वाई एक्स और वाई और जेड का कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन उसका अगर स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे बाय द वे रियल वैल्यूज हो, तो ये रियल वैल्यूज के लिए नेगेटिव नहीं होगा। तो n इक्वल टू -3 होना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा n इक्वल टू -3 के लिए जो ये वेक्टर दिया हुआ था r का पावर n इंटू आर, ये सोलेनॉइडल होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटीग्रल i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टू द पावर -a e² एंड देन du, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो ये गॉसियन गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये देखिए इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी टू द पावर -a e² du, इसको गामा फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, और उसके लिए बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रल है, गामा फंक्शन यूज करते हैं उसका to solve this type of integral where the limit is from 0 to infinity, from -infinity to +infinity, and if the function is odd even, then we can write it 2 times of 0 to infinity. So let's substitute a to the power a u² is equal to t, ठीक है। then differentiate it with respect to t, so you can see that a is constant and u² is 2u du, and here t is dt, ठीक है। so now ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको अगर और फर्दर यहाँ से ड्यू निकालेंगे तो ड्यू कितना हो जाएगा, dt/2 टाइम u इंटू ए। अब यहाँ जो a u² था, यहाँ से हम अगर u² निकालेंगे तो t/a हो जाएगा, और यहाँ से u निकालेंगे तो √t/a हो जाएगा। तो 2a, यहाँ देखिए 2a और u भी है, तो u की जगह √t/a, तो √t और √a जो है ऊपर चला गया, तो √a ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली हम लोग du निकाल लिए पूरा t के टर्म में, और हम लोग u निकाल लिए t के टर्म में। इसे इसका ज़रूरत यहाँ पे अभी इंटीग्रल में नहीं है, उसको u को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत था, कर लिए हैं, यानी कि du निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे, जो du देख रहे हैं आप। अब इसको क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं e का पावर -a u² यहाँ पे था, तो उसमें e का पावर -t हो गया, क्योंकि हम लोग a² को t माने हैं। और साथ में du के जगह पे क्या देखिए, √a और नीचे में 2a, ये कांस्टेंट है, √a और 2a कांस्टेंट है, तो देखिए √a और 2a कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, बचा dt/√t, तो ये dt और /√t। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे आप देखिए यहाँ से √a से ये एक कट गया, तो नीचे √a बचा, तो 1/2 √a, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, और e टू द पावर -t, √t मतलब t का पावर +1/2, ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2, और ये dt, तो 1/2 √a 0 से इन्फिनिटी का पावर -t। दोस्तों क्या t का पावर -1/2 को हम लोग 1/2 -1 लिख सकते हैं क्या? यस, 1/2 -1 जो होता है वो -1/2 होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सके। गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0 से इन्फिनिटी -x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू गामा फंक्शन n। तो अभी आप देखिए, हम लोग x को अगर t से रिप्लेस कर दे तो e टू द पावर -t, और फिर x के जगह t n-1, तो ये हमारा n हो जाएगा, और ये 1, ठीक है, और dx के जगह dt, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो ये इस यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन n हो जाएगा, और n के जगह 1/2 है, तो गामा फंक्शन 1/2 हो जाएगा। और दोस्तों गामा फंक्शन 1/2 का वैल्यू अगर आप पढ़े होंगे, गामा फंक्शन, नहीं तो इसको याद रखें, बहुत ही ज़्यादा यूज है इसका दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में। तो गामा फंक्शन 1/2 का और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज है, इसका वैल्यू होता है √π, ठीक है, तो सीधा इसको याद रखें। और अगर गामा फंक्शन -1/2 आ जाए दोस्तों, तो उसका वैल्यू होता है -2√π, ठीक है। तो ये √π इसका वैल्यू होता है। अब आप इसको अगर ढंग से देखें तो ये क्या हो जाएगा, √2
पाई बाई ए और ये 1/2 यानी 1/2 इंटू रूट अंडर पाई बाई ए, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 रूट अंडर पाई बाई, यानी कि ऑप्शन 2 इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the next question is the coefficient of t to the power n in the expansion of the function e to the power minus, ये मुझे अच्छा से दिख नहीं रहा है बट ये जनरेटिंग फंक्शन है, क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये जनरेटिंग फंक्शन है लीजेंडर का, बिशेल का। तो दिस इज द बिशेल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, और उसका जनरेटिंग फंक्शन का स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दैट इज ए बी बार ए बी प्राइम दे दिया है, इज इक्वल टू। दोस्तों अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, अगर आप दो मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से, तो उसका अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा बी कंजुगेट, और ये मतलब बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो भी बोल सकते हैं आप, ड्रैगर बोलते हैं जनरल, और ये ए का ड्रैगर। तो बी ड्रैगर ए ड्रैगर प्रोडक्ट में उल्टा होता है, साइकिल उल्टा चलता है, ए बी का बी हो जाता है, ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे हमको लगता है कि ये ट्रांसपोज कंजुगेट बोला है, तो कंजुगेट चूँकि वर्ड यूज किया है, सिर्फ ट्रांसपोज बोलता तो ये होता, लेकिन कंजुगेट वर्ड यूज किया है तो ये सॉरी सिर्फ डैश वाला कब होता है, जब वो सिर्फ ट्रांसपोज बोलता है, लेकिन कंजुगेट बोला है तो ये ड्रैगर वाला होगा, ठीक है, बी ड्रैगर ए ड्रैगर। इफ डेल्टा एक्स डेल एक्स इज डेल्टा फंक्शन, देन एक्स डेल्टा एक्स इज जीरो, एक्स डेल्टा एक्स इज जीरो, सॉरी एक्स डेल्टा एक्स इज एक्स, एक्स डेल्टा एक्स इज जीरो, एक्स डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटी। दोस्तों बेसिकली एक्स डेल्टा एक्स का वैल्यू बताना है, जहाँ पे डेल्टा एक्स इनफाइनाइट ड्रैग डेल्टा फंक्शन है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, पहले तो जानेंगे कि डेल्टा फंक्शन ड्रैग डेल्टा फंक्शन है क्या। तो जो दोस्तों डेल्टा एक्स है, एक ऐसा फंक्शन है जो इनफाइनाइट होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, और ये जीरो होता है जब ये एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब कहने का मतलब, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह ड्रॉ करें लाइक दिस, ये, और इसको हम वाई एक्सिस को डेल्टा फंक्शन माने और ये एक्स एक्सिस है, तो आप देख सकते हैं कि जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये लगभग ये मान लीजिए इनफाइनाइट तक है। हम इसको अच्छा से और दिखने की और शार्प होता है, ये इनफाइनाइट टेंड्स कर रहा है, और अदर जगह देखिए जीरो है। तो सिर्फ ये ओरिजिन पे डिफाइन होता है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो होता है वहाँ पे ये इनफाइनाइट होता है, और जहाँ एक्स जीरो नहीं होता है, यानी कि ये जो अदर रीजन है जहाँ पे एक्स जीरो के बराबर नहीं, एक्स का कुछ वैल्यू है, वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है, वहाँ पे जीरो होता है। यानी कि आपको पता चल गया कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन कहाँ पे होता है, जीरो कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होता है, और जहाँ एक्स इक्वल टू जीरो होता है वहाँ पे ये इनफाइनाइट होता है। तो अब अगर आप एक्स डेल्टा एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे तो देखिए एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है दोस्तों, अगर एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, पहला केस जब एक्स इक्वल टू जीरो हो, तो एक्स इक्वल टू जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। जब एक्स इक्वल टू जीरो हो दोस्तों, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, वहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अब मतलब डिफाइन नहीं, वहाँ पे इसका वैल्यू जीरो होता है, डिफाइन तो होता है तभी तो इसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। और जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, एक्स नॉट इक्वल टू जब जीरो हो दोस्तों, तब जब ये एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, एक्स का वैल्यू जब जीरो नहीं हो सकता है तब ये डेल्टा एक्स जो है ये इनफाइनाइट टेंड्स करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये समथिंग है जो जीरो नहीं है, लेट से इट इज़ 5, और ये उस समय ये इनफाइनाइट टेंड्स करेगा। तो इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 इज इन्फिनिटी, लाइक दिस, और 0/1/0 या 1/infinity,
ओके ओके, एक मिनट, जस्ट वेट। जब x x इक्वल टू नॉट जीरो होगा तब ये फिर जीरो हो जाएगा ये पूरा टर्म, और अल्टीमेटली ये भी तब जीरो मिलेगा। तो जो हमारा आंसर है ए एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बाय प्रॉपर्टी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीएन जंक्शन इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ए वी बाई के टी माइनस वन। दोस्तों ये हमारा इसका सही आंसर है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है फॉरवर्ड केस में, या फिर उसको वन को नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग फॉरवर्ड केस में, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। Two interfering coherent waves have amplitude in the ratio 2:1. The ratio of maximum to minimum intensity is। दोस्तों दो कोहेरेंट वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है और हमको मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, यानी कि आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा एम्पलीट्यूड दे रखा है उसका रेशियो 2:1 है, और हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर सिंपली बात करें कांस्टेंट वगैरह को ना लें, इसे लेके सॉल्व करने से भी सेम चीज़ आएगा। तो A1/2 अगर 2:1 है तो I1/2 इंटेंसिटी इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर यानी 4:1 हो जाएगा। यानी I1 का वैल्यू लगभग 4 एज्यूम कर सकते हैं और इसका वैल्यू 1 इन ऑर्डर बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, तो कट के लास्ट में हट जाएगा। तो हम लोग ऐसे सीधा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 और ये 1 होगा, यानी I1 4 और I2 1 होगा। सॉरी सॉरी गाइज। अब जो आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आई मैक्स का फार्मूला होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और जो आई मीन का फार्मूला होता है वो तो है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और I1 का वैल्यू 4 है दोस्तों, और I2 का वैल्यू 1 है। आप पुट करेंगे तो √4 प्लस √1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √4 माइनस √1 का होल स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, एंड फाइनली बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट 9/1 यानी कि 9:1। तो जो आई मैक्स रेशियो आई मीन था वो कितना हो गया दोस्तों, 9:1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ऑप्टिक्स से। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट पोलराइजिंग एंगल्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर। दोस्तों पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है, तो थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट बता देते हैं। दोस्तों जब कोई लाइट गिरता है ऐसे और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है एम वेव और इधर रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उस एंगल को जिस एंगल पे जिस एंगल पे ये पूरा एंगल क्या हो, जिस जिस एंगल पे सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या होता है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर उस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ ट्रांसमिशन होगा। तो थीटा टी प्लस थीटा आई जो होगा दोस्तों, अगर ये 90 डिग्री π/2 हो जाए तो इस केस में जो ये रिफ्लेक्टेड बीम आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मौजूद होते हैं। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है,
एंड सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होते हैं, ठीक है। और ये जो है आप देख पा रहे हैं ये जो तो अगर उस एंगल पे, जिस एंगल पे ये एंगल दोनों 90 हो जाए, ये प्लेन पोलराइज्ड, तो इसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन बताया, इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि लिनियरली पोलराइज्ड हो जाता है तो इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर ये और ये एंगल का सम 90 है और ये चूँकि पूरा 180 है, तो यहाँ से यहाँ भी ये कितना होगा, 90 होगा। और ये रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का भी एंगल 90 ही होगा, क्योंकि पूरा ये कितना होना है, 180 होना है। समझ पा रहे हैं? ओके। तो थोड़ा कंसेप्ट शायद समझ आया होगा आपको। ब्रिस्टर एंगल भी कहते हैं पोलराइजिंग एंगल को, क्योंकि ब्रिस्टर भाई साहब के द्वारा ये फैक्ट फार्मूला दिया गया था, एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, टेन थीटा पी, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन इक्वल टू म्यू पी, यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर 90 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फॉर द नेटवर्क शॉन इज। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिखाया गया है और इस नेटवर्क में अपने को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसी को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं दोस्तों। थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा कि आप जो लोड देख रहे हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसको अगर आप हटा दें तो इन दो पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस वोल्टेज, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि ये वायर तो, क्योंकि इसको अगर ओपन करके हटा देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वायर हो जाएगा, ओपन वायर हो जाएगा। इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप या करंट ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ इस दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि फाइनली जो अपने को निकालना है वो इस दो पॉइंट के बीच 6 ओम जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, और उसी को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ETH भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सर्किट को हम कुछ बना लें इस तरह से। एक सेकेंड, सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एक मिनट, जस्ट वेट। ये 24 ओम वोल्ट का ये बैटरी लगा हुआ है, और ये 3 ओम, ये 6 ओम, और ये इधर कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इधर एक रेसिस्टेंस रहेगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो 25 ओम है उसको खोल दिया हूँ। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ ये 3 ओम है, और ये 24 वोल्ट है। तो दोस्तों ये चूँकि ओपन है तो ये रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो फाइनली ओपन सर्किट इन दो टर्मिनल का वोल्टेज, यानी कि इस दो टर्मिनल का वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ 6 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू ओम्स लॉ आपको मालूम होगा दोस्तों। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। और आपको अगर इस 6 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो ये हो जाएगा करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस, तो 6 ओम है, और करंट अक्रॉस दिस 6 ओम, तो रेसिस्टेंस हो गया 6 और करंट अक्रॉस दिस 6 ओम रेसिस्टेंस। तो करंट फिर आई को क्या लिख सकते हैं अपन, V/R लिख सकते हैं। तो V कितना है दोस्तों, 24 वोल्ट है, और R कितना हो जाएगा, चूँकि इस दो पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, ठीक है। तो 9 6 इंटू 24/9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो यानी कि 16 वोल्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड क्या बोलेगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9 इंटू 6, ठीक है। ये 6 जिससे अगर उसका वोल्टेज निकालना है, यही होता है ना पोटेंशियल डिवाइडर रूल, कि V/R1 + R2 इंटू R2। अगर हम R2 मान लें 6 ओम को, जिसके अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसको फाइनली आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो मेथड बताएं हम आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बोलते हैं, वो कितना आएगा, 16 वोल्ट, जो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखिए छोटा सा लिख भी रखा है, ETH इक्वल टू 6 ओम इंटू 24/9, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, करंट थ्रू 6 ओम इंटू 6 ओम, तो इट इज 16 वोल्ट।
पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ कैरियर्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों जो डेंसिटी ऑफ कैरियर्स होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई जी बाई टू के टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई जी बाई टू के टी, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे स्पेसिमेन को रखा गया है, और ई जी जो है दोस्तों वो हमारा बैंड गैप एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप। तो ऑप्शन 4 क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था, तो ये देखिए एन या पी है ना, एन टाइप या पी टाइप जैसा भी प्योर सेमीकंडक्टर हो, उसका कैरियर कंट्रेंसेशन ए टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस ई जी बाई टू के टी होता है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात करें तो ई टू द पावर माइनस ई जी बाई टू के टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलर इंडिसेस ऑफ द डायगोनल प्लेन ऑफ ए क्यूब आर। दोस्तों डायगोनल प्लेन का अगर हम लोग क्यूब का बात करें तो वो 1 1 0 हो सकता है, मतलब वैसा डायगोनल होगा जिसपे एक ही जीरो हो सकता है। डायगोनल प्लेन का अगर हम लोग मिलर इंडिसेस का बात करें तो एक ही उसका जो एक एच के एल में से, एच के एल होता है प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो एच के एल में से कोई एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकता है, तब फिर डायगोनल बनाना मुश्किल होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, यहाँ पे आप इस प्लेन को गौर से देखिए। ये मान लीजिए हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्लेन है ये एक डायगोनल प्लेन है, क्योंकि इसके डायगोनल से पार हो रहा है कुछ इस तरह से, बॉडी का बीचों बीच से ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है और ये हमारा डायगोनल प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, टच कट कर रहा है इसको, वाई को भी कट कर रहा है, लेकिन जेड को देखिए कट नहीं कर रहा है। तो एच के एल में चूँकि हमारा एच इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा ओ ए होगा वो ए होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी होगा, और ओ सी इन्फिनिटी होगा, इसका कोऑर्डिनेट टच नहीं कर रहा है। तो हमारा डायगोनल प्लेन यानी कि 1 1 0 एक पॉसिबल है। एक से ज़्यादा हो जाने से पॉसिबल नहीं होगा, और एक से ज़्यादा अगर तीनों 1 1 हो जाए तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे विचार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा 1 1 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कम्यूटेटर ब्रैकेट एल स्क्वायर एंड एल एक्स इक्वल्स टू। ये एल स्क्वायर और एल एक्स का जो कम्यूटेटर है दोस्तों, इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है और इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है और एल एक्स रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है एल, उसका स्क्वायर लिया है, और एल एक्स एल वाई एल जेड जो है वो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है। दोस्तों क्या एल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये एक साथ है, और ये एल एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, एल एक्स स्क्वायर को एल एक्स के साथ कर लेंगे, एल वाई स्क्वायर को एल एक्स के साथ, और एल जेड स्क्वायर को एल एक्स के साथ। ये बाय प्रॉपर्टी है कम्यूटेशन का, इसको यूज कर लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो सेम चीज़ होते हैं वो कम्यूट कर जाते हैं, यानी कि जैसे एल एक्स और एल एक्स का अगर हो तो वो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स हो, एल एक्स क्यू एल एक्स हो, सेम चीज़ हमेशा कम्यूट करते हैं। यानी कि कम्यूट करने का मतलब है फिजिकली दोस्तों कि इनका साइमल्टेनियस एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट सही है। तो एक ही चीज़ है एल एक्स, तो उसका तो मेजरमेंट हो ही सकता है एक समय पे, दो डिफरेंट चीज़ तो है नहीं, तो सेम चीज़ कम्यूट करते हैं, यानी ये कम्यूटेटर जीरो हो जाएगा एल एक्स का। अब ये एल वाई स्क्वायर एल एक्स और एल जेड स्क्वायर एल एक्स का वैल्यू अपने को चाहिए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम एल वाई स्क्वायर को क्या कर देते हैं, एल वाई लिख देते हैं और एल एक्स। ठीक है, तो एक बार एल वाई एल एक्स बाहर में एल वाई रह गया राइट साइड में, फिर एक बार लेफ्ट साइड में एल वाई रह गया और एल वाई एल एक्स। मतलब आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए, ये एल वाई है और ये एल एक्स है। एक सेकंड दोस्तों।
यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि ये एल वाई और ये कॉमा एल एक्स है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस एल वाई का एल एक्स के साथ कम्यूटेशन ले रहे हैं, एल वाई का एल एक्स के साथ, तब ये वाला जो एल वाई है राइट साइड में है, चूँकि ये तो ये राइट साइड में रह गया। अब क्या करेंगे, हम इस एल वाई का एल एक्स के साथ ले रहे हैं कम्यूटेशन, तो हमारा लेफ्ट साइड वाला एल वाई रह गया, तो उसको लेफ्ट साइड में रखें हम। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी तरह से एल जेड स्क्वायर और एल एक्स का भी हम लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उसी तरह से एल जेड स्क्वायर को एल जेड कोमा एल एक्स लिख सकते हैं, और उसी तरह से एल जेड एल एक्स का करेंगे और राइट साइड वाला एल जेड को रखेंगे, फिर एल जेड एल एक्स को करेंगे और लेफ्ट साइड वाला एल जेड को बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एल वाई एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो होता है माइनस आई एच कट एल जेड एल वाई एल जेड। देखिए अब मैं आपको एल वाई एल जेड ये सब का थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन है एल एक्स एल वाई, तो ये होता है आई एच कट एल जेड। आपके पास अगर है एल वाई एल जेड कॉमा छूट रहा है, तो इसका हो जाएगा आई एच कट, और यहाँ अपसेंट कौन है दोस्तों, वाई जेड तो प्रेजेंट है, अपसेंट है एक्स, यानी एल एक्स हो जाएगा। तो ये चेन रूल चलता है, एक्स वाई है तो यहाँ जेड होगा, वाई जेड है तो एक्स होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जैसे यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एल जेड होगा, यहाँ पे एल वाई और एल जेड कंपोनेंट है तो यहाँ एल एक्स कंपोनेंट होगा, और आई एच कट आई एच कट। और अगर आप चेन रूल में जा रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में एल एक्स एल वाई एल जेड, तब पॉजिटिव होगा, जैसे एल वाई एल जेड एल एक्स, साइकिल में चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, रिवर्स चलेंगे तो नेगेटिव। जैसे एल एक्स एल वाई का आई एच कट एल जेड है, अगर आप एल वाई एल एक्स बोलेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आई एच कट एल जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सीधा यूज कर रहा हूँ, बहुत ही आसान प्रूफ है, लेकिन यहाँ पे चूँकि उतना लंबा वीडियो बनाना नहीं है अपने को, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइजर पुणे का इंटरव्यू में इस बार मुझसे पूछा गया था ये कम्यूटेशन। तो एल वाई एल एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई एच कट एल जेड, और ये एल वाई रह गया, साथ में ये एल वाई पहले से यहाँ मौजूद है, और एल वाई एल एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट एल जेड एल एक्स का हो जाएगा आई एच कट एल वाई, और ये एल जेड पहले से यहाँ देखिए मौजूद है, उसी तरह ये एल जेड पहले से मौजूद है, और एल जेड एल एक्स का हो जाएगा आई एच कट एल वाई। ठीक है, जो मैं प्रॉपर्टी बताया आई एच कट और साइक्लिक रूल चलना है, जो कम्यूटेटर में प्रेजेंट नहीं है उसको लिख देना है। अब दोस्तों इन लोग को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये सारा कट 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 हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, देखिए एल जेड एल वाई एल जेड एल वाई एल वाई एल जेड एल वाई, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है जीरो, यानी ऑप्शन 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डायमेंशनल पोटेंशियल well of infinitely high wall is the symbols have their usual meaning। दोस्तों इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मुझे वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डेंसिटी डेंसिटी स्टेट डेंसिटी ऑफ स्टेट बताना है, जो एनर्जी का फंक्शन होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी बताऊँगा नहीं, दिख रहा है, मैंने अब अपने से पढ़ लें। देखिए दोस्तों ये इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, साइड लेंथ है, वेर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, ये जो डी एन बाई डी का रेशियो है दोस्तों, इसी को कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो अपने को बेसिकली डी एन बाई डी का रेशियो निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसको जी ऑफ ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में डी ऑफ ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम लोग जी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डी एन बाई डी निकालना है, और ई का एक्सप्रेशन देख चुके हैं हम लोग, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर। अब आइए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं हम लोग। सो हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट को डी एन बाई डी को जी ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर लिए। ओके दोस्तों, ई के जो है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है पी स्क्वायर बाई 2 एम, और पी हमारा
मोमेंटम हमारा एच कट के बराबर होता है और काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो पी स्क्वायर मतलब एच कट के का स्क्वायर यानी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m वेयर के इक्वल टू एन पाई बाई ए। अब इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सॉल्व किए होंगे तो के का जो वैल्यू आता है दोस्तों वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो हमारा कितना आता है एन पाई बाई ए आता है। इसी के अलाउड वैल्यू के लिए हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे आप देखिए ये चलता है कुछ इस तरह से पीरियोडिकली पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई अगर के स्पेस पे बात करें, उसी तरह इधर माइनस पाई बाई ओरिजिन के बाद इधर माइनस पाई बाई -2 पाई बाई एंड सो ऑन। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m निकल गया है, जहाँ पे के हमारा एन पाई बाई ए है। तो एच के इक्वल टू अच्छा, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये के आप दिख रहे हैं दोस्तों वो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में के इक्वल टू क्या हम लोग पुट करते हैं √2m बाई एच कट स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप डी के बाई डी निकालें अगर इस के को, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सॉल्व करते समय हम लोग एजम्पशन लेते हैं दोस्तों के स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से के निकल के आता है √2m बाई एच कट स्क्वायर। दोस्तों अगर इसको ई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 √2m बाई एच कट स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए के रिस्पेक्ट में, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है इसको देखिए, डी एन इक्वल टू डी के बाई पाई बाई ए। यहाँ से देखिए ये डी एन निकालेंगे तो डी एन बाई डी के जो होगा दोस्तों हमारा, यहाँ से देखिए आप डी एन इंटू पाई बाई ए इज इक्वल टू डी के हो जाएगा। तो अगर डी एन बाई डी के करेंगे तो ये ए बाई पाई हो जाएगा। डी एन बाई डी के हमारा ए बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डी एन, इसको अगर देखिए आप यहाँ से क्या ये डी एन और डी के को इधर ले आए तो डी एन बाई जो डी के है दोस्तों वो हमारा ए बाई पाई है, ठीक है। तो डी एन इज इक्वल टू ये पाई ए को देखिए ए बाई पाई हमने लिख दिया, और ये डी के को देखिए मैं लिख रहा हूँ, डी के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डी के कुछ हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 1/2 √2m बाई एच कट स्क्वायर, 1/2 बाई एच कट स्क्वायर। देखिए 1/2 √2m बाई एच कट स्क्वायर, और ये साथ में डी और ये ए बाई पाई, क्योंकि वो डी एन बाई डी का वैल्यू था, डी एन बाई डी के का, सॉरी डी के का डी का। सो डी के इज इक्वल टू दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस डी को उठा के इधर ले आएंगे तो ये डी एन बाई डी हो जाएगा, और इसी को हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो आइए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा डी एन बाई डी आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, √ma² बाई 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बाई 2 पाई √2m बाई एच कट स्क्वायर का पावर -1/2, या इसको यहाँ से थोड़ा और हम लोग सॉल्व करें तो ये √m, ए को अगर लेंथ को क्वेश्चन में एल माना है तो एल ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 √2 पाई एच कट और √e, ठीक है। ब्रेक कर लिया हम लोग रूट को, तो √m एल बाई √2 पाई एच कट √e, ठीक है। और एच कट को अगर एच के टर्म में लिखेंगे तो ये h बाई 2 पाई हो जाएगा। तो और थोड़ा सॉल्व हो सकता है, तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर हमारे एच कट के टर्म में है दोस्तों। तो एच कट के टर्म में हमारा क्या रहा था, √2m एल पाई एच कट और √2e आ रहा था ना, यस 2। ओके, सो ऑप्शन में क्या है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए क्वेश्चन में पूछा भी था, ई का पावर -1/2 के साथ वेरी कर रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो ये कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देता है। आप हम इसको आपको समझाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। Which of the following relations between the particle number density n and temperature T must hold good for a gas consisting of non-interacting particle to be described by quantum statistics, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है n और t में सही रिलेशन है, जहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, t टेम्परेचर है फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स कब और किसे कहते हैं।
तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको मालूम होगा कि क्लासिकल और क्वांटम पैरामीटर में जो रिलेशन होता है वो डी ब्रोगली ने सबसे पहले दिया था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा पी स्क्वायर बाई टू एम जो होता है वो ई होता है और ई इक्वल टू एवरेज एनर्जी 3/2 के टी होता है। तो यहाँ से आप लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 3m के टी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं तो वो हाफ के टी भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लैम्डा घटेगा, सॉरी टेम्परेचर घटाएंगे, अगर टेम्परेचर घटाएंगे चूँकि इन्वर्स रिलेशन है तो लैम्डा इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे लैम्डा इंक्रीज करेगा, और लैम्डा इंक्रीज करेगा मतलब वेव पैकेट वेवलेंथ का बड़ा होने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो वेव पैकेट है दोस्तों, इस तरह जो वेवलेंथ होते हैं वेव पैकेट में बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के जो वेव सुपरपोजिशन होता है वेव पैकेट, इसका ये विथ बॉर्डर होते जाएगा, बॉर्डर होते जाएगा, जितना विथ वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब ये विथ बॉर्डर होते जाएगा, मतलब आप उतना ही क्वांटम मैकेनिक्स की ओर घुसते चले जाएंगे, क्योंकि वेव नेचर जो है वो फिर इफेक्ट में आने लगेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज कर रहा हो तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ डिक्रीज करेगा मतलब पार्टिकल आपको नजर आएंगे, वेव बिहेवियर उनका खत्म होने लगेगा, फिर आपको पार्टिकल नेचर आने लगेगा, वेव वेनिश करने लगेगा, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए क्लासिकल सिंबल। तो ये ध्यान रखें आप, ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तब सिस्टम हमारा क्लासिकल की तरह होता है, और जब टेम्परेचर घटता है तब लो टेम्परेचर पे वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ओवरलैपिंग होने लगता है, ठीक है। और वेवलेंथ भी याद रखें। But when lambda increases, comparable to interparticle separation and overlapping starts leads to quantum mechanics। दोस्तों जब लैम्डा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर घटने पे तो लैम्डा इंक्रीज करने पे पार्टिकल ओवरलैप करने लगेंगे, बशर्ते कि लैम्डा इतना बढ़ गया हो कि इंटर पार्टिकल सेपरेशन है, दो पार्टिकल के बीच का जो इंटर सेपरेशन है, ये इंटर सेपरेशन के बराबर या उससे ज़्यादा जब वेवलेंथ हो जाए तो फिर क्या होगा, इनका इससे वेव एसोसिएटेड है इससे, और इससे जो वेव ओवरलैप करने लगेगा तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स को लीड्स करेगा, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जाएगा, फिर क्लासिकल अलाउड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग अगर मान लें कि दो पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल सेपरेशन आर है, तो व्हेन लैम्डा इज लेस देन आर, तब क्या होगा, ये क्लासिकल रीजन होगा। क्यों? क्योंकि जब लैम्डा वेवलेंथ इंटर पार्टिकल सेपरेशन से कम होगा तभी क्लासिकल रीजन होगा। क्वांटम रीजन कब होगा, जब हमारा लैम्डा जो है दोस्तों ये मच मोर ग्रेटर देन आर होगा, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ जब इंटर पार्टिकल सेपरेशन से भी बढ़ने लगेगा तब तो ओवरलैपिंग होगा, तब तो क्वांटम रीजन होगा। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है मतलब एटम यहाँ पे है और इसका वेवलेंथ यहीं पे, इसका वेवलेंथ अलग है, इंडिविजुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इनका सेपरेशन आर ज़्यादा है, इनका लैम्डा से लैम्डा आर जो है वो लैम्डा से इन लोगों का ज़्यादा है, तब वो क्लासिकल सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग तीन केस बात करेंगे, व्हेन लैम्डा इज लेस देन आर, ग्रेटर देन आर एंड इक्वल टू आर। तो व्हेन लैम्डा इज लेस देन आर दैट इज क्लासिकल रीजन। अब इस आर को हम लोग नंबर डेंसिटी एन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो नंबर होता है नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल, मास हमने लिख दिया सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो एन बाई भी, यानी एन बाई भी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम लिख सकते हैं एटम को अगर स्फीयर माने तो, या इलेक्ट्रॉन को। तो एन इक्वल टू आर का पावर -3 हो जाएगा। ये एन नंबर डेंसिटी आर से किस तरह वेरी करेगा, आर का पावर -3, तो आर किस तरह से वेरी करेगा एन के साथ -1/3, तो आर के जगह हम लोग एन का पावर -1/3 लिख सकते हैं। तो फाइनली एन को इधर ले आएंगे उठा के, तो एन का पावर +1/3 हो जाएगा, और अगर हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन लैम्डा क्यूज लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारा क्लासिकल होने का, इसको याद रखें, एन लैम्डा क्यूज लेस देन 1। अब हम लोग अगर इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा के इक्वल टू 1 तो एक क्रिटिकल कंडीशन है, और 1 हो जाएगा तो फिर ये हमारा क्वांटम होगा। जब लैम्डा बड़ा हो जाएगा इंटर पार्टिकल सेपरेशन से, यानी कि लैम्डा इज ग्रेटर देन एन का पावर -1/3, यानी कि एन लैम्डा क्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा क्वांटम स्टेटिस्टिक्स होगा। एन इक्वल टू लैम्डा क्यू, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, h/√2 पाई एम के टी, अगर हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का बात कर रहे हैं तो एनर्जी को लिख सकते हैं इतना लैम्डा बाई पी, और पी के जगह √2 पाई एम के टी लिख सकते हैं दोस्तों, और ये पावर 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एन एच क्यू और ये 2 पाई एम के टी पूरा का पावर 3/2, और ये टी जो है उसका भी पावर 3/2 इज ग्रेटर देन 1। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि एन और ये नीचे में टी का पावर 3/2 ही मच मोर ग्रेटर देन 1 होगा। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एन लैम्डा क्यू इक्वल टू 1 ये लाइन है, और नीचे इधर क्वांटम मैकेनिक्स, और ऊपर में ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो एन बाई
टी का पावर 3/2 इज मच मोर ग्रेटर देन 1 क्वांटम स्टैटिक्स होगा इस कंडीशन में, और लेस देन 1 में क्लासिकल स्टैटिस्टिक होगा, और इक्वल टू 1 में क्रिटिकल सिचुएशन होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पावर 3/2 इज मच मोर ग्रेटर देन 1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और अपना ख्याल रखें और कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू सो मच।